हेलो स्टूडेंट, वैक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, आप क्या पढ़ रहे थे? तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे मॉडर्न हिस्ट्री में? सबसे पहले हमने पढ़ा भी हमारे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली है 1498 में। उसके बाद उनके बारे में पढ़ लिया था हमने। उनके बाद हमने पढ़ा था डच लोग आए 1602 में, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे ब्रिटिशर्स के बारे में। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था ब्रिटिशर्स के बारे में। तो आज हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं हमने क्या पढ़ा था ब्रिटिश के बारे में। तो क्या था स्टूडेंट्स, 1600 में जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन थे, मैंने बताया था आपको, उन्होंने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या था उस टाइम, वहां की जो महारानी थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने परमिशन दी इनको भारत में और भारत और बाकी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए। और कितने सालों के लिए परमिशन दी थी? 15 सालों के लिए। आगे चलकर जो उनका एक बेटा था जिनका नाम था चार्ल्स, उसने इस टाइम को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया था। और क्या था, कंपनी 1608 में भारत में कौन सी जगह है, जैसे हमारा इंडिया है, तो क्या था, भारत में सबसे पहले वो कहां पर पहुंची? एक यहाँ गुजरात में जगह है जिसका नाम है सूरत। पहले हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो 1608 में क्या था, एक शिप आई थी ब्रिटिशर्स की, हेक्टर। हेक्टर नाम की शिप थी और जिसके कैप्टन थे सर विलियम हॉकिंस। तो वो क्या थे, 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचे। और क्या था, उस टाइम किसका शासनकाल चल रहा था भारत में? मुगलों का। मुगलों में कौन सा राज्य शासक था? जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में फरमान लेकर गए और इन्होंने क्या किया, जहांगीर ने इनको परमिशन दी और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी 1613 में सूरत में। उसके बाद क्या हुआ, वहां ब्रिटेन में क्या था, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी 1603 में। और उनके बाद कौन बना राजा? जेम्स फर्स्ट। कौन बड़े थे? किंग। हमने पढ़ चुके हैं पहले किंग, पिछले लेक्चर आप देखिए मेरा, किंग जेम्स फर्स्ट। उन्होंने एक और राजदूत भेजा था 1615 में, जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय को जहांगीर के दरबार में भेजा। और क्या था, जहांगीर ने इन्हें अपने राजदूत के रूप में दरबार में रखा और ये काफी 3 सालों तक जहांगीर के दरबार में रहे। और वहां पर इन्होंने क्या था, ये बड़ा ही कूटनीति के शासक था। तो क्या था, इन्होंने इसने 3 सालों के अंदर क्या था, जहांगीर का दिल खुश करके उससे परमिशन ले ली। जहांगीर ने खुश होकर क्या किया, इनको भारत में कहा भी आप किसी भी जगह पर फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बदले में मुझे जो आप शाही फैसिलिटीज दे रहे हो वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो क्या था, आगे चलकर ब्रिटिशों ने धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। क्या था, 1647 तक इन्होंने भारत में लगभग 23 फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे ब्रिटिशर्स। और आगे चलकर क्या हुआ, इन्होंने कुछ फैक्ट्रियां 3 बड़े पैमाने पर स्थापित कर दी थी, हमने पढ़ा था पहले। और ये फैक्ट्रियां देखने में फैक्ट्री नहीं लगती थी, क्या लगते थे, एक फोर्ट लगते थे, किले का रूप दे दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया था फोर्ट विलियम बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास एंड फोर्ट बॉम्बे काजल। तो ऐसे क्या थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां निकालनी शुरू की। उसके बाद क्या था, हमने पढ़ा था एक मुगल शासक आए औरंगजेब की मृत्यु के बाद। एक मुगल शासक बने थे जिनका नाम था फर्रुख सियार। फर्रुख सियार जब मुगल शासक बना तो उसने क्या किया, 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स माफ कर दिया, कस्टम ड्यूटी माफ कर दी थी। उसके बाद कंपनी ने धड़ाधड़ पैसा छापना शुरू कर दिया था इंडिया में रहकर। और जब पैसा छापना शुरू कर दिया तो कंपनी बहुत ही इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रांग बन गई। उसके बाद क्या किया उन्होंने, भारत में रहकर भारत के राजाओं के साथ 2 युद्ध लड़े। एक था 1757 में प्लासी का युद्ध और एक 1764 में बक्सर का युद्ध। दे 2 युद्ध लड़ने के बाद जो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में आई थी, उन्होंने भारत में क्या स्थापित कर दिया, अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित कर ली, एक पॉलिटिकल पावर को स्थापित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
तो आज हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को। देखो स्टूडेंट क्या हुआ, आज हम देखेंगे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 से लेकर 1773 तक इन्होंने भारत में व्यापार किया। 1615 से लेकर 1773 किया, भारत में व्यापार कर रही थी ये कंपनी। 1773 में क्या हुआ, 1773 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहां की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। अब क्या था, ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर आ गई ये कंपनी। पहले तो ये इंडिपेंडेंट खुद अपना व्यापार कर रही स्वतंत्र रूप से, लेकिन क्या था, देखो क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी स्टार्टिंग में क्वीन एलिजाबेथ ने, उन्होंने फ्री में तो नहीं दी थी। उन्होंने क्या था कि बदले में हमें 1 लाख पाउंड क्या है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट को दिया करेंगे हर साल। लेकिन 1773 से पहले क्या था, कंपनी ने पैसा भेजने की बजाय उल्टा ब्रिटेन गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांग लिया था। तो क्या था, इससे ब्रिटेन गवर्नमेंट को बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को क्या है पैसा देने के लिए उन्होंने शर्त रखी कि अब कंपनी का कंट्रोल हम खुद चलाएंगे। तो क्या किया, 73 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके कंट्रोल में आ गई, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो पहले हम ये टाइम पीरियड पढ़ेंगे, इस टाइम पीरियड में क्या क्या कुछ हुआ कंपनी के पास। तो देखो स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें, मैंने बताया था कि ब्रिटिशों ने 3 बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी भारत में रहकर। जब उन्होंने व्यापार स्थापित कर लिया तो 3 बड़े पैमाने पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, मतलब अपनी बस्तियां बना ली, सूबे बनवा ले थे अपने। कौन सा था, एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे सूबा। प्रेसिडेंसी का मतलब है अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी बड़े पैमाने पर, यहाँ पर व्यापार होता था। एक इनका मुख्यालय बन गए थे, 3 भारत के 3 अलग अलग कोनों में इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया था। पहले था इधर बॉम्बे। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के साउथ की बात करें तो यहाँ पे था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इधर इन्होंने स्थापित की बंगाल सूबा, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी इधर वाले लिए। और नीचे इन्होंने स्थापित कर ली थी एक बड़े पैमाने पर अपना एक सूबा बना लिया था, उसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो क्या किया कंपनी ने, जब उनका व्यापार बढ़ना शुरू हो गया, विस्तार हुआ कंपनी के व्यापार का, तो उन्होंने भारत के 3 अलग अलग कोनों में अपने सूबे स्थापित कर लिए। एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास। अगर हम बंगाल की बात करें, जो वर्तमान में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला जो एरिया है, उन सभी को मिलाकर उस टाइम बंगाल कहते थे। अगर हम बॉम्बे की बात करें, वर्तमान का गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उन सभी को बॉम्बे। मद्रास की बात करें, जो वर्तमान में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वाला एरिया है, उन सभी को क्या कहा जाता था उस टाइम, मद्रास। तो क्या था, इन्होंने 3 सूबे बनाए, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, क्या जो तीन प्रेसिडेंसी थी, जो इन्होंने 3 सूबे स्थापित किए, ये एक दूसरे के प्रति इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट थे। ये तीनों प्रेसिडेंसियां अपने अपने आप में स्वतंत्र थी, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती थी। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अलग से व्यापार चलता था, अलग से वो हैंडल करता था, बंगाल में अलग से वो करते थे व्यापार, और मद्रास में अलग से। इनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे के प्रति क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। आगे देखो स्टूडेंट क्या हुआ। अब आपको मैंने बताया था जो कंपनी है, कंपनी मैंने पहले ही बताया था, जो कंपनी में क्या होते हैं, क्लर्क प्लस ऑफिसर। कंपनी में क्लर्क और ऑफिसर थे, उनको हैंडल कौन करता था, उन क्लर्क और ऑफिसर के काम को कौन देखता था, एक गवर्नर। जब ये कंपनी बनकर आई थी तो कंपनी में देखो तो नॉर्मली यही होता है, क्लर्क होते हैं, ऑफिसर, गवर्नर। और इस कंपनी के सभी देखरेख के, इस कंपनी को सभी काम को क्यों कौन हैंडल करेगा, एक कमेटी थी जिसका नाम था सीओडी। सीओडी का मीनिंग क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जब ये कंपनी 1600 में ब्रिटेन के बिजनेसमैनों ने
बनाई थी तो कंपनी में क्या था, कुछ क्लर्क और ऑफिसर जो भारत में रहकर व्यापार चलाएंगे और उन सभी को हैंडल कौन करेगा, गवर्नर। और गवर्नर आगे आगे किसको रिपोर्ट भेजेगा, किसको, सभी कंपनी रिपोर्ट में सीओडी। ये जो सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, देखो स्टूडेंट, जो क्लर्क ऑफिसर और गवर्नर है भारत में रहकर व्यापार करेंगे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो 24 मेंबरों की कमेटी है वो वहां ब्रिटेन में बैठी होगी। वह उनको ब्रिटेन में ये रिपोर्ट करते थे भारत में रहकर अपने व्यापार की। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे, 24 मेंबर। और इनको अपॉइंट किसने किया था, जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था कंपनी में, इन्होंने क्या किया थे, 24 मेंबरों को अपॉइंट किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। आगे देखो स्टूडेंट क्या हुआ, आगे देखते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ आगे देखो। अब क्या था, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कितने मेंबर्स की कमेटी थी, 24। ये क्या देखती थी, कंपनी के कौन से काम देखती थी, कमर्शियल अकाउंट्स। जो कंपनी के जो कमर्शियल अकाउंट्स है, पैसा वगैरह सभी की देख रेख यही देखते, कमर्शियल अकाउंट्स को देखती थी स्टूडेंट। देखो अब क्या था, मैंने आपको बताया 3 प्रेसिडेंसी बनी, बंगाल, सॉरी बॉम्बे, बॉम्बे था, इधर बंगाल, और इधर क्या थे, मद्रास। अब स्टूडेंट 3 अलग अलग सूबे थे भारत में, इन्होंने अलग अलग सूबे स्थापित किए और वहां पर व्यापार चल रहा था। अब मैंने कहा है कंपनी यहां पर भी काम कर रही है, मद्रास में भी और बंगाल में भी। अब कंपनी में क्या है, क्लर्क, ऑफिसर और गवर्नर है। अब इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कौन देख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 मेंबरों की कमेटी। हर एक प्रेसिडेंसी का, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अलग से गवर्नर होगा जो बॉम्बे के काम को देखेगा, बंगाल की प्रेसिडेंसी का अलग से गवर्नर होगा, और मद्रास की प्रेसिडेंसी का अलग से गवर्नर था। ठीक है, ये गवर्नर अपने अपने सूबों के व्यापार को देख रेख करते थे, और ये तीनों गवर्नर मिलकर किसको रिपोर्ट देते थे, अपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट भेजते थे। तो उनके कमर्शियल अकाउंट्स को चेक करती थी कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाली कमेटी। देखो स्टूडेंट क्या हुआ आगे चलकर, आगे देखो स्टूडेंट क्या हुआ। देखो 1615 से लेकर 1673 तक जो कंपनी को मोनोपोली मिली हुई थी, द मोनोपोली ऑफ ट्रेड, ये कंटिन्यू चलती गई। मोनोपोली ऑफ ट्रेड क्या चलती गई, कंटिन्यू। देखो स्टूडेंट क्या था भाई, अब तक 1773 तक क्या है, कंपनी को मोनोपोली मिली हुई है भाई। 1773 तक सिर्फ ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और अन्य ईस्टर्न कंट्री, जो अन्य पूर्वी देश है, उनके साथ व्यापार कर सकती थी। और किसी भी कंपनी को, जो ब्रिटेन की और कंपनीज हैं, उनको भारत में व्यापार करने का परमिशन नहीं था। सिर्फ इन्हीं को क्या मिली हुई थी, मोनोपोली। और ये मोनोपोली ट्रेड क्या है, कंटिन्यू चलती गई। आगे क्या हुआ, आगे देखो, आगे बट इन मिडल ऑफ, बट इन 18th सेंचुरी के मिडल में, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडल, मिडल मतलब 18वीं सदी के मध्य, मतलब 1750 के करीब। देखो कंपनी ने व्यापार करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया और अलग अलग सूबे स्थापित किए, और कंपनी का व्यापार जोरों शोरों से चलने लग गया था। अब मैंने बताया था कि 1717 में, 1717 में एक पर्सन थे, मुगल शासक बने कौन, फर्रुखसियार। उनका टाइम था, इन्होंने क्या किया, कंपनी का जो टैक्स था और कस्टम ड्यूटी दोनों को क्या कर दिया था, इन्होंने माफ कर दिया था। इन्होंने कंपनी की टैक्स और कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया था। तो क्या था, इसके बाद कंपनी ने भारत में रहकर धड़ाधड़ पैसा छापना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब मैंने बताया इन्होंने पैसा छापना शुरू कर दिया, तो कंपनी की इकोनॉमिक तौर पे क्या हो गई, कंपनी पूरी स्ट्रांग हो चुकी थी इकोनॉमिक तौर पर। क्या किया इन्होंने,
1750 तक आते आते इन्होंने क्या किया, अपने कुछ सैनिक रखने शुरू कर दिए सूबों में। ट्रूप्स, ट्रूप्स का मीनिंग क्या है, सैनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, ट्रूप्स का मीनिंग होता है सैनिक रखने शुरू कर दिए। 1750 तक इन्होंने कितने सैनिक रखी है इंडिया में, भयंकर 3000 सोल्जर। पहले तो स्टूडेंट ये बात है भी इन्होंने ट्रूप्स रखने क्यों शुरू किए, क्योंकि देखो जब 1750 तक आते आते देखो भारत में सभी कंपनियां आ चुकी थी, जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर, डेनिश और फ्रेंच। अब क्या था, इन्होंने सैनिक क्यों रखने शुरू किए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, देखो स्टूडेंट क्या किया इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रियां स्थापित की थी, उनको जो फैक्ट्रियां थी उनको ईस्टर्न कंट्री, जो यूरोपियन, जो बाकी यूरोपियंस आ चुके थे जैसे फ्रेंच, पुर्तगाली, डच लोगों से बचाने के लिए उन फैक्ट्रीज को यूरोपियंस और जो हमारे लोकल इंडियन राजा थे वो भी अटैक करते थे ब्रिटिशर्स की इन फैक्ट्रियों पर। जो हमारे लोकल इंडियन रूलर्स थे जो हमला करते रहते थे टाइम टाइम पर ब्रिटिश की फैक्ट्रियों पर, तो इंडियन लोकल इंडियन रूलर से और जो बाकी यूरोपियंस लोगों से फैक्ट्री को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1750 तक आते आते सैनिक रखने शुरू कर दिए फैक्ट्रीज के आसपास, मतलब क्या किलेबंदी करनी शुरू कर दी। आगे चलकर क्या किया, 1763 तक इन्होंने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 26,000। 1763 तक आते आते इन्होंने क्या कर दिया, सैनिकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 26,000। और 1778 तक तो इन सैनिकों की संख्या कहां तक पहुंच गई थी, 68,000 तक, 68,000 तक इन सैनिकों की संख्या पहुंच गई थी। अब क्या इन्होंने सैनिक बढ़ाने क्यों शुरू किए, अगर हम बात करें इसी के बीच इन्होंने एक 1757 में कौन सी लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी की कहानी पढ़ेंगे भी, क्यों हुई, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। इसी के बीच इन्होंने एक बैटल लड़ी थी 1757 में, प्लासी की लड़ाई। और उसे लड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने सैनिक और बढ़ा दिए, क्योंकि इनकी सैनिक सर्वोत्तम स्थापित हो गई। तो क्या किया इन्होंने, अपने सैनिक बढ़ा लिए। फिर आगे चलकर क्या हुआ, एक और युद्ध किया 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद क्या किया, इनका बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जो वर्तमान बंगाल पर इनकी क्या हुई, सर्वोच्चता स्थापित हो गई। बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद क्या किया इन्होंने, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो वहां पे लोग रहते थे उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उनसे टैक्स वसूल करना इन्होंने शुरू कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पहले कौन वसूल करते थे, मुगल। तो क्या था, प्लासी की लड़ाई के बाद फिर क्या हुआ, ये इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग होते होते क्या किया इन्होंने, भारत में पॉलिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया। फिर इन्होंने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 68,000, 68,000 क्या किया इन्होंने, अपने सैनिक रख लिए फैक्ट्रियों के लिए। अब क्या था स्टूडेंट, इसी बीच क्या हुआ, अब हम बात करें, अब सबसे पहले प्लासी के युद्ध की कहानी पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले क्या है, हम पहले चीज देखते हैं क्या हुआ। आगे देखो क्या है, अब देखो स्टूडेंट क्या था, अब क्या था, देखो ब्रिटिशों के आने के बाद अब क्या है, अब पांचों यूरोपियन कंपनियां भारत में आ चुकी थी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फ्रेंच। अब क्या किया ब्रिटिशर्स, एक साथ तो भारत के लोकल राजाओं से युद्ध लड़ते थे, और दूसरा क्या था, जो बाकी यूरोपियन पावर्स थी, जो बाकी यूरोपियन देशों के साथ भी इनका क्या चलता गया, युद्ध चलता गया, भी उनको भारत से निकालने के लिए उन्होंने कई युद्ध वगैरह लड़े। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1746 से 1748, 1746 से लेकर 1748, और उसके बाद 1749 से 54 और 1756 से 1763। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब इनकी
व्यापार काफी बढ़ चुका था, इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग हो गए, तो इन्होंने सोचा भी अब भारत में हमें शासन व्यापार को और बढ़ाने और भारत में शासन करने के लिए सबसे पहले हमें जो बाकी यूरोपियन कंपनीज हैं उनको भारत से निकालना होगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 3 युद्ध लड़े, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर। फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर हुई इस ईयर में हुई, सेकंड कॉर्नेटिक वॉर, और फिर कौन सी हुई, थर्ड कॉर्नेटिक वॉर। तो 3 कॉर्नेटिक वॉर हुई, किसके बीच हुई ये हुई एंग्लो ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच हुई थी ये वॉर। एंग्लो और फ्रेंच, ब्रिटिशों के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ, मतलब कि ब्रिटिशों और फ्रेंच के विचकार ये 3 लड़ाई हुई थी, और थर्ड कॉर्नेटिक वॉर के बाद फ्रेंच लोगों का, जो फ्रेंच कंपनी भारत में आई थी, उनका भारत से प्रॉपर तौर पर क्या हो गया, सफाया हो गया। भारत से क्या हुआ, उनका व्यापार खत्म कर दिया बिल्कुल किन्होंने, ब्रिटिशों ने। और क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, 1756 में क्या हुआ था, एक ब्लैक होल इंसिडेंट। इस घटना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, जिसे हम कहते हैं काली कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ 1757 में, ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी। और क्या हुआ 1757 में, क्या हुआ फिर, बैटल ऑफ प्लासी। मैंने बताया अभी प्लासी का युद्ध लड़ा। देखो ये तो लड़ा था उन्होंने यूरोपियंस के साथ, और जो ये घटनाएं हुई हैं ये भारतीय लोगों, जो भारतीय राजाएं थे, लोकल रूलर थे, उनके साथ हुई। तो पहले 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 में युद्ध लड़ा इन्होंने, कौन सा, बैटल ऑफ प्लासी। और फिर क्या था, फिर इन्होंने लड़ा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, तकरीबन 7 सालों के बाद उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, फिर बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई लड़ी भारतीय लोगों के साथ। फिर और क्या लड़े इन्होंने, 1760 से 1769 में क्या किया इन्होंने, एंग्लो मैसूर वॉर। 1760 से 69 में एंग्लो, देखो क्या था स्टूडेंट्स, जो हमारे ब्रिटिश लोग थे, एक तरफ तो वो बाकी यूरोपियन देशों से भी युद्ध लड़ रहे थे, और साथ में हमारे जो लोकल इंडियन रूलर जो ब्रिटिश की फैक्ट्रियों पर अटैक करते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे, तो उनके साथ भी युद्ध चलता रहता था। तो क्या था, 1760 से 69 में इन्होंने एंग्लो मैसूर, मैसूर क्या है, जो वर्तमान में कर्नाटका में जगह मैसूर, तो उस टाइम मैसूर का जो शासक था उसका नाम था हैदर अली। इसके खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा था, इसके खिलाफ, तो उसे हम कहते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा 1760 से 69 में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, देखो स्टूडेंट्स हम इन चीजों को देख रहे हैं, अभी टाइमलाइन देख रहे हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने। देखो अभी जैसे देखो प्लासी का युद्ध लड़ा तो अंग्रेजों के पास काफी धन आया। बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बाहर के लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब 1764 के बाद कंपनी बहुत मजबूत हो चुकी थी, इकोनॉमी उनके पास धन बहुत आ चुका था। लेकिन फिर बात करें अब हम 1772 की बात करें, मैंने कहा भी कंपनी ने पैसा भेजने की बजाय उल्टा लोन मांगा था ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। ऐसा क्या हुआ कि कंपनी इतनी अमीर थी, एकदम उसे लोन मांगने की जरूरत कैसे पड़ी? तो क्या था, उसके कई कारण से हम पढ़ेंगे आगे चलकर भी। एक तो जो कंपनी के कर्मचारी थे वो रिश्वतखोरी में बढ़ गई थी। दूसरा कंपनी का जो कच्चा माल था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री में जो माल था वो खराब हो चुका था। मतलब क्या था, गोडाउनों में माल पड़ा रहता था, और क्या था, माल पड़ा पड़ा खराब हो गया। और तीसरा कारण क्या था, बंगाल, क्योंकि था मैं कहा उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो बंगाल में क्या हुआ, 1769 में बंगाल फरमाई, बंगाल में सोका पड़ गया, भूखमरी पड़ गई। और भूखमरी से क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों को टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, बदले में क्या था, बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन मर गई भूख से। तो क्या था, बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन को क्या किया, भूख से मर गई, वो खत्म हो गई। तो क्या हुआ, 1772 तक आते आते इन 1772 ईस्ट इंडिया कंपनी ने
had asked East India Company had asked 1 million pound फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने क्या किया, 1 मिलियन पाउंड मांग लिया। 72 तक आते आते उन्होंने क्या किया, 1 मिलियन पाउंड का लोन मांग लिया उल्टा। तो क्या किया उसके बाद, तो वहां की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था कि आज के बाद कंपनी को हम चलाएंगे वहां ब्रिटेन में रहकर, और जो भी हम एक्ट लेकर आएंगे तो क्या कि वहां उसके बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट कानून लेकर आती, उस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर लागू होता, उनको फॉलो करते, और फिर वैसे क्या था, कंपनी ने ब्रिटेन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भारत में शासन करना शुरू किया। तो इससे पहले 1773 से पहले कंपनी एक इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रही थी, लेकिन उसके बाद उस पर किसका कंट्रोल हो गया, ब्रिटेन गवर्नमेंट का। तो ये था स्टूडेंट्स, क्या था, एक टाइमलाइन थी क्या का हुआ 1615 से लेकर 1773 के बीच कौन कौन से युद्ध लड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और किनके साथ लड़े। कुछ युद्ध तो उन्होंने बाकी यूरोपीय देशों के साथ युद्ध हुए, कर्नाटिक वार, और कुछ लोकल इंडियन से युद्ध लड़े उन्होंने 1615 से लेकर 1773 के बीच ये घटनाएं बढ़ी।